नमस्कार विद्यार्थियों। आज आपको बहुत खुश होना चाहिए क्योंकि मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनसीईआरटी, मतलब जो आपके एग्जाम होगा कक्षा 8वीं का भूगोल। भूगोल की पूरी बुक है, जितनी भी आपके भूगोल है पूरी किताब है, उनका पूरा मैंने निचोड़ है यहाँ पर लेके आया हूँ। जितने भी भूगोल से संबंधित प्रश्न आएंगे ना, वो तो इनमें से आएंगे, क्योंकि किताब सारी की सारी मैं यहाँ पर आपकी डिस्कशन करूंगा। मैंने हाथ से लिखा है, जो इम्पोर्टेंट है वो सारे सारे यहाँ पर मैंने उतार दिए हैं, ताकि आप आराम से थोड़े समय में पूरे पूरे इस वीडियो को देखकर आपके जो भी प्रश्न आएंगे उनको हल करोगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। देखो इसमें कितनी मेहनत लगेगी आपको पता होना चाहिए कि पूरी किताब उतारनी है, और उसके बाद में आपके सामने मैं उसका वर्णन भी करूंगा, उसको समझाऊंगा भी। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, अपने सभी जितने भी दोस्त हैं उन सभी के साथ में शेयर कर देना। मेरी मेहनत है सभी विद्यार्थियों के काम आए, इसलिए आप इतना काम जरूर करना कि आपके जितने भी ग्रुप है उनके साथ में शेयर कर दिया जाए। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर इनको कर सकते हैं। पहला प्रश्न आपकी देखो कि लेसन है संसाधन नाम से। तो संसाधन प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे संसाधन कहते हैं। तो संसाधन किसे कहते हैं? प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे संसाधन कहते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और संसाधनों को अधिक संसाधनों के बिना उपयोग में लाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है ना, ये तो पहला हो गया। ऐसा भी आ जाए कि प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो प्राकृतिक संसाधन है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो नवीकरणीय और एक है अनवीकरणीय, है ना। आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जो है प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक उसमें संशोधन नहीं किया जाता है, तो वो प्राकृतिक है। नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो नवीकरणीय जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाता है उसे नवीकरणीय कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, मृदा और वन। फिर अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन की बात करें, जिनके भंडार सीमित है और भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में वर्ष लग जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। फिर दूसरा है आपकी मानव निर्मित। पहला प्राकृतिक था, दूसरा मानव निर्मित है। तो मानव निर्मित संसाधन में देखो, प्राकृतिक पदार्थों अर्थात संसाधनों को मानव द्वारा मूल परिवर्तित करके संसाधनों के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे पुल है, सड़क है, ये मानव के द्वारा है तो ये मानव निर्मित है। मशीन है, वाहन है, प्रौद्योगिकी है ये। फिर है मानव संसाधन, मानव निर्मित है, मानव के द्वारा निर्मित। फिर है मानव, लोगों की संख्या और योग्यता, है ना, लोग खुद है ना, वही एक संसाधन के रूप में है। तो संसाधन 3 प्रकार के हो गए, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। आगे की बात करें तो संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं? संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। फिर सतत पोषणीय विकास क्या है? तो संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ही क्या होता है? सतत पोषणीय विकास होता है। संसाधनों का उपयोग तो करें, परंतु है उनके आगे आने वाला जो समय है ना, उनके ध्यान में रखते ही उपयोग करना, ये सतत पोषणीय विकास होगा। दूसरा आपके लेसन होता है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव संरक्षण। देखो आप देख लेना, आपके जो मैं बता रहा हूँ ना, महत्वपूर्ण बातें वही है, मतलब आने लायक बातें वही है। बाकी जो बातें हैं आपको समझाने के लिए की गई हैं, तो यहाँ मैं आपको जो महत्वपूर्ण बातें हैं आने लायक है वो सारी लेके आ गया हूँ। विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर रहती है। तो ऐसा आपकी खाली जगह वगैरह में आ सकता है कि विश्व की 90% जनसंख्या है, भूमि के कितने % भाग पर रहती है? तो 30% भाग पर रहती है। मृदा किसे कहते हैं? तो मृदा के पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत है वो क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। मृदा किसे कहेंगे? तो पृथ्वी जो है उसके ऊपर, ये जो पृथ्वी है इसके ऊपर दानेदार कण है ना, इनका जो आवरण है, ये मतलब पृथ्वी के ऊपर ये दानेदार कण है ना, इसे ही क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। भूस्खलन क्या है? शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी का वृत्त संचलन क्या कहलाता है? भूस्खलन कहलाता है। जैसे ये पर्वत है या ऊपरी भूमि है, इसका है नीचे की तरफ लुढ़क जाना, है ना, यहाँ से कुछ भाग है नीचे की तरफ आ जाना, ये भूस्खलन कहलाता है। जैसे भूकंप क्यों होता है? भूस्खलन तो भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, लंबे समय तक भारी वर्षा होना, यह है भूस्खलन के कारण होते हैं। सेकंड आपके मृदा परिशोधिका क्या है? तो मृदा परिशोधिका को समझने के लिए देखो, मृदा के निर्माण के या मृदा में कुछ परतें होती हैं। तो सबसे ऊपर था ह्यूमस होते हैं,
है ना, यही सबसे उपजाऊ होती है। बालू, गाद, क्ले के साक्ष्य, यहाँ पर सेकंड है आपके ह्यूमस के बाद में होती है। और उसके बाद में अपसहित चट्टानी पदार्थ तो यहाँ पर होता है। और फिर जनक चट्टान है, सबसे नीचे की तरफ होती है, ध्यान रखना, जनक चट्टान है सबसे नीचे। आगे बढ़े तो मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जनक शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज पदार्थ, मात्राएं, परंपरा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। कौन? जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस मृदा निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। फिर है समय, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है ना। जितने समय में निर्माण होगा तो मिट्टी उतनी मोटी होगी, मतलब मृदा की ऊपरी जो परत है वो मोटी होगी। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस की दर को प्रभावित करते हैं। ऊंचावत, सतुंगता, ढाल मृदा के संचय को प्रभावित करते हैं। फिर है मृदा संरक्षण की विधियां। मृदा संरक्षण की विधियां कौन कौन सी है देखो, तो एक है मल्च बनाना। मल्च बनाने का अर्थ है पौधों के बीच की अनावृत भूमि को जैव पदार्थों से ढकना, जिससे मृदा की आर्द्रता बनी रहती है। वेदिका फॉर्म, तीव्र ढाल वाली मृदा पर सीढ़ीदार खेत का निर्माण करना। समोच्च रेखा की जुताई, पहाड़ी ढाल पर ढाल के तिरछी खेती करना। रक्षक मेखला, तटीय तथा सूक्ष्म प्रदेश में पवन की गति को रोकने के लिए एक कतार में वृक्षारोपण करना। चट्टान में बांध, जल प्रवाह को कम करने हेतु। और फिर बीज की फसल उगाना, तो ये आपके होगा वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एक कतार में उगाई जाती हैं। तो ये देखो मृदा संरक्षण की विधियां हैं, ध्यान रखना। इनमें से आपके ऐसा आ सकता है कि मल्च बनाना किसे कहते हैं, वेदिका फार्म किसे कहते हैं, वेदिका फार्म क्या है, समोच्च रेखा की जुताई क्या है, रक्षक मेखला क्या है, तो आपको मैंने बता दिया है, आप आराम से लिख दोगे। फिर है जल। जल क्या है, तो जल के बारे में, एक टपकता हुआ नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है, तो ये आपकी किताब के अंदर देख लेना। पारितंत्र, सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की परिस्थिति एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक जो क्षेत्र है वो राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। फिर आपका अगला लेसन है कि खनिज और शक्ति संसाधन। तो खनिज किसे कहते हैं? प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, है ना, वो खनिज कहलाएंगे। खनिज है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो धात्विक खनिज और एक अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में लोहे अलोहे दोनों आते हैं, मतलब वह खनिज जिसमें धातु का अंश हो, है ना, धातु के अंश वाले जो भी है वह है धात्विक। और धात्विक में भी लोहे और एलोहे दोनों। एलोहे के अंदर जैसे सोना है, चांदी है, शीशा है, जस्ता है, ये सारे। और अधात्विक के अंदर जो जैसे अपन मैं कह दूं पत्थर है, संगमरमर हो गया, है ना, अभ्रक हो गया, ये अधात्विक खनिज होते हैं। फिर खनन। खनन क्या है? तो पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। विवर्त खनन, खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, वो विवर्त खनिज है। कूपक, गहन वेदन हेतु खोदे गए कुएं क्या है? कूपक कहलाते हैं। और कूप की खनन अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। फिर प्रवेदन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को धरातल के बहुत नीचे से बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की जाने वाली खुदाई, ये प्रवेदन है। आखनन, तो ये देखो सारे आपके दे रखे हैं। आखनन, सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। उसके बाद में आपके आता है एशिया, नाम से कुछ दे रखा है। तो विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादक है वो कहां से होता है? एशिया से होता है। जैसे चीन सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन के उत्पादन में अग्रणी है। कौन? चाइना। यूरोप विश्व में लोहे उत्पादन में अग्रणी है। सर्वाधिक लोहा है विश्व में क्या होता है? तो यूरोप में होता है, ध्यान रखना। और एशिया में है वो क्या होता है? टिन होता है। तो एशिया में आपको टिन का ध्यान रखना है। उत्तरी अमेरिका
3 खनिज निक्षेप है उत्तरी अमेरिका में। एक तो ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शिल्ड प्रदेश, जहां से लोहे, निकल, सोना, यूरेनियम और तांबा प्राप्त होता है। फिर है अपलेशियन प्रदेश है, वहां से कोयले का खनन किया जाता है। फिर है पश्चिमी पर्वत की श्रृंखला है, यहाँ पश्चिमी कार्डिलेरा, तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी के निक्षेप। तो यहाँ देखो मैं आपको इम्पोर्टेंट है और कम समय में बताना है, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि पूरी किताब बतानी ऐसे 2-3 घंटा का वीडियो होगा तो कोई देखेगा भी नहीं, तो इसलिए मैं जल्दी से बता रहा हूँ। और आपके पढ़ रखा है तो आपको जल्दी से याद भी हो जाएगा, नहीं पढ़ रखा है ना तो भी ये जो इम्पोर्टेंट है वो बता ही रहा हूँ आपको। दक्षिण अमेरिका, ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अमेरिका के अंदर चिली व पेरू तांबे के अग्रणी उदाहरण देश है। देखो सर्वाधिक तांबा कहाँ से प्राप्त होता है? चिली से होता है, ध्यान रखना। उसके बाद में पेरू से, उसके बाद में ब्राजील और बोलीविया जो है, ब्राजील और बोलीविया में विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादक माने जाते हैं। टिन के सबसे बड़े उत्पादक है ब्राजील और बोलीविया है। उसके बाद में बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है और खनिज संसाधनों में धनी भी है। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, वो ऑस्ट्रेलिया है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कुलगार्डी क्षेत्रों में सोने की सबसे बड़ी निक्षेप है। देखो कालगुरडी और कुलगार्डी ये सोने की सबसे बड़ी खाने हैं, और ये कहाँ पर है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, या फिर सीधा आ जाए तो ऑस्ट्रेलिया में है। खनिज अनवीनीकरण संसाधन है। देखो खनिज जो भी है अनवीनीकरण है, नवीनीकरण संसाधन नहीं है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। पेट्रोलियम और इसमें बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। काला सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादक जो है उसे काला सोना कहा जाता है। उसके बाद मुख्य उत्पादक देश कौन से हैं? मतलब पेट्रोलियम के, तो पेट्रोलियम के ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर ये मुख्य उत्पादक है, जहां से भारत भी आयात करता है। भारत में उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं पेट्रोलियम के? डिगबोई जो कि असम है, बम्बे हाई मुंबई में, कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा जो है, और राजस्थान में बात करें तो पश्चिमी मरुस्थल। प्राकृतिक गैस, अब प्राकृतिक गैस है तो भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। प्राकृतिक गैस के उत्पादक देश कौन से? रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड। आगे बढ़े तो आपके स्विट्जरलैंड विश्व का ऐसा देश जहाँ कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है ना। स्विट्जरलैंड के अंदर कोई खनिज नहीं है। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पादन करने वाला देश नॉर्वे है, और विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा है वो स्कॉटलैंड में है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील व चाइना है। भारत के जल विद्युत के अंदर भाखड़ा, नागल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर नदी घाटी परियोजना है। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और बायोगैस और भूतापीय ऊर्जा। फिर बात करते हैं परमाणु ऊर्जा की, तो परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका है, और फिर है यूरोप। भारत में केंद्र कौन कौन से परमाणु ऊर्जा के? तो कल्पकम तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर कोटा, नरोरा यूपी और केगा कर्नाटक के अंदर। यूरेनियम के भंडार राजस्थान और झारखंड है। थोरियम के विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। फिर है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। भारत में संयंत्र कौन से हैं? मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश का और पुगा घाटी लद्दाख के अंदर है। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया है। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया गया है? स्टेशन फ्रांस के अंदर। फिर है बायोगैस, तो जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैस या ईंधन में बदलना क्या कहलाता है? बायोगैस कहलाता है। अगला आपकी जो लेसन है वो कृषि नाम से, तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये जो दे रखा है ना वो वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, जैसे एग्रीकल्चर, खेती अर्थात मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन का वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? विज्ञान या कला जो है एग्रीकल्चर है। आ सकता है आपके सेरिकल्चर। रेशम उत्पादन क्या कहलाता है? सेरिकल्चर कहलाता है, या फिर रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन। पिसीकल्चर क्या है? तो मत्स्य पालन करना क्या है? पिसीकल्चर कहलाता है। विटिकल्चर अर्थात द्राक्षा कृषि या अंगूरों की खेती को विटिकल्चर कहते हैं।
हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि को कहते हैं, जिसके अंदर वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फलों और फूलों के को उगाना कहलाता है। इसके बाद में आपके आती है निर्वाह कृषि। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, निर्वाह कृषि। ओके, ऐसी कृषि जो कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। ऐसी कृषि जो कृषक परिवार की आवश्यकता जो है उनको पूरा करने के लिए की जाती है, वो निर्वाह कृषि। निर्वाह में भी दो प्रकार है, एक गहन निर्वाह है और एक आदिम निर्वाह है। एक छोटे भूखंड में साधारण औजारों और अधिक श्रम से जो खेती की जाती है वो गहन निर्वाह है, और आदिम निर्वाह का अर्थ है स्थानांतरित कृषि या चलवासी कृषि। स्थानांतरित सभी को पता होना चाहिए, एक स्थान जो उपजाऊ भूमि है वहां पर जंगल को जलाकर खेती की जाती है और फिर उपजाऊपन उसका मिट्टी का मिट जाता है तो दूसरे जंगल में जाकर जलाकर उनकी खेती की जाती है। उसे झूमिंग खेती भी कहते हैं, स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। अब आपके नाम आ रहे हैं कि भाई स्थानांतरित कृषि हमने बता तो दिया है, कर्तन या दहन कृषि भी कहते हैं इसे। स्थानांतरित कृषि का दूसरा नाम है कर्तन और दहन कृषि। विश्व के विभिन्न भागों के नाम है ना, इनके नाम क्या है, तो उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को झूमिंग कहते हैं, मेक्सिको में मिल्पा कहते हैं, ब्राजील में रोका कहते हैं, मलेशिया में लद्दाख कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। रोपण कृषि क्या है, तो रोपण कृषि है कृषि वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है। किसका, रोपण कृषि किसका प्रकार है, वाणिज्य कृषि का है, जहां चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला या कपास की एकल फसल उगाई जाती है। मुख्य फसलें, चावल की बात करें तो विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और वर्षा चाहिए। मृदा इसमें चिका युक्त जलोढ़ चाहिए। चीन विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है किसका, चावल का। और अन्य जैसे उत्पादक है तो भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में वर्ष में 2-3 फसलें उगाई जाती है, किसकी, चावल की। फिर बात करते हैं गेहूं की, तो गेहूं में देखो मध्यम तापमान एवं वर्षा, शस्य कर्तनार्थ, फसल की कटाई के समय तेज धूप चाहिए। मृदा इसमें दोमट चाहिए और भारत में ये शीत ऋतु में उगाया जाता है। भारत में जो गेहूं है किस ऋतु में उगाया जाता है, शीत में है। और मिट्टी कौन सी चाहिए, दोमट। फिर मिलेट, मतलब बड़े जो अनाज होते हैं या बाजरा है, कम उपजाऊ और बलुई मृदा में उगाई जाती है। मुख्य उत्पादक है नाइजीरिया, चीन, नाइजर और भारत। मक्का है, मध्यम तापमान और वर्षा और अधिक धूप चाहिए। मुख्य उत्पादक है उत्तरी अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत, मेक्सिको। और उसे कॉर्न के नाम से जाना जाता है। देखो कॉर्न के नाम से किस फसल को जाना जाता है, तो मक्का को जाना जाता है। फिर आपके कपास, उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन। ये इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, किस फसल के अंदर 200 से 210 दिन पाला रहित दिन की आवश्यकता रहती है, तो आपके कपास रहेगी। ठीक है, ध्यान रखना। ये तेज चमकीली धूप चाहिए। मिट्टी है इसमें काली या जलोढ़ मृदा। उत्पादक है चीन, यूएसए का अर्थ है अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र। पटसन, उच्च तापमान, भारी वर्षा, आर्द्र जलवायु की आवश्यकता है। मिट्टी जलोढ़ चाहिए। उन्हें सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, तो पटसन को कहते हैं ना, गोल्डन फाइबर। अग्रणी उत्पादक है भारत और बांग्लादेश ही है। और उसके आगे बढ़े तो कॉफी है, गर्म और आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता रहती है। सुअपवाहित का अर्थ है जहां पर पानी ही इकट्ठा नहीं हो। अग्रणी उत्पादक है ब्राजील, इनके बाद में कोलंबिया और भारत है। अब रोचक तथ्य आपसे कोई नहीं पूछेगा इस एग्जाम के अंदर, वैसे पढ़ना है तो पढ़ सकते थे, वो कॉफी के बारे में था। चाय, ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता इसमें रहती है। मृदा इसमें मंद ढाल सहित सुअपवाहित दोमट मृदा रहती है। फिर है कृषि विकास, बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले जो प्रयास है उसे कृषि विकास कहते हैं। औद्योगिक विपदा क्या होती है, तो एक देखो भोपाल त्रासदी के बारे में आपकी किताब के अंदर दे रखा है कि 3 दिसंबर 1984 को रात्रि के 12:30 बजे, है ना, भोपाल त्रासदी कब हुई है, 3 दिसंबर 1984 रात्रि को 12:30 बजे। कहां पर है, भोपाल, एमपी के अंदर आया हुआ है। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अत्यंत विषैली गैस जिसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ध्यान रखना, भोपाल त्रासदी के अंदर, भोपाल विपदा के अंदर, भोपाल त्रासदी जो है उसके अंदर कौन सी गैस का रिसा हुआ था,
तो मिथाइल आइसोसाइनाइट है, ध्यान रखना आइसोसाइनेट है ये, या फिर MIC गैस का है वो रिसा हुआ था। 1989 की सरकारी आंकड़ों के अनुसार 35,598 लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई थी। बहुत दुखद घटना थी। उभरते हुए उद्योग जो है उन्हें सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। उभरते हुए उद्योगों को किस नाम से जाना जाता है? तो सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल है। फिर इस्पात प्राय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। ध्यान रखना, आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड किसे कहते हैं या मूल किसे कहते हैं? इस्पात को कहते हैं, ध्यान रखना। अब यहाँ पर आपके नाम आ रहा है टिस्को, है ना। टिस्को का फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकाई जो नदी हैं उनके संगम के समीप है इनको बनाया गया। साक्षी जो कि वर्तमान में जमशेदपुर नाम है, में 1907 में इनकी शुरुआत की गई। किसकी? टिस्को की। स्थापना के समय निजी क्षेत्र का था, परंतु अब ये स्वामित्व सरकार का है ना। ये अब सार्वजनिक है। आजादी के पूर्व का एकमात्र इस्पात कारखाना है वो कौन सा है? टिस्को ही है, जिनकी स्थापना आप सभी को पता होना चाहिए 1907 में, है ना, जमशेदजी टाटा के द्वारा। पिट्सबर्ग, अब पिट्सबर्ग यूएसए का महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र है। यहाँ लोहे ऐसे का मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है ना। पिट्सबर्ग में लोहे कहाँ से प्राप्त होता है? तो मिनेसोटा की लोहे की खानों से। आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एलगनी नदी की घाटियों में और पिट्सबर्ग के नीचे ओयो नदी के सहारे स्थित है। देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818, ध्यान रखना, इसमें कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लेस्टर में स्थापित हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद ये बंद हो गया 1818 वाले। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल जो है मुंबई में 1854 में, है ना। प्रथम मिल है वो मुंबई में 1854 में स्थापित की गई। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है और यहाँ पर 1859 में यहाँ की पहली सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई अहमदाबाद में। और ऐसा आ जाता है इंपॉर्टेंट, देखो भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो मैनचेस्टर है अहमदाबाद को कहते हैं। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 है। और जनसंख्या घनत्व का अर्थ है कि 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 51 है। प्राकृतिक वृद्धि दर किसे कहते हैं? एक देश में जन्म दर मृत्यु दर के बीच का जो अंतर है वो है प्राकृतिक वृद्धि दर है। अप्रवास क्या है? तो जब व्यक्ति देश में आता है तो अप्रवास है। उत्प्रवास का अर्थ है जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है तो सब उत्प्रवास कहते हैं। देखो मैंने आपको यहाँ पर लगभग 24-23 मिनट के अंदर पूरी किताब है वो जो भूगोल की है आपके, उसको एकदम सार बता दिया है। आप पूरी किताब चेक कर लेना और जो मैंने आपको पढ़ाया है उनमें से एक यदि शब्द ही बाहर निकल जाए तो फिर कमेंट कर लेना कि सर आपने वो तो बताया नहीं, ठीक है ना। तो कंप्लीट बता दिया है। अब आपका काम है कि आप मेरा कितना सपोर्ट करते हैं, है ना। इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ही कर लीजिए। आपके इतिहास के लिए भी आपकी किताब है ना, वो हमारा अतीत भाग 3, उनका यदि आप चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार चाहिए मुझे, है ना। यदि ज्यादा से ज्यादा प्यार मिलता है एक दिन के अंदर तो मैं आपको कल है इसका प्रोवाइड करवा दूंगा। वो कल नहीं तो आज का आज ही हो सकता है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।